ये क्लास तो उनके लिए है ही जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, पर ये क्लास उनके लिए भी है जो सिर्फ जानना चाहते हैं कि हमारे इतिहास में क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई जो रोचक हैं, जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं या एक्साइटिंग करती हैं। तो हम उन्हीं से संबंधित आज हिस्ट्री से एक चैप्टर निकाल के लेकर आए हैं जिसका नाम है 1857 की क्रांति। कुछ लोग इसे विद्रोह भी कहते हैं और कुछ लोग इसे क्रांति का भी नाम देते हैं। फिलहाल हम तो बेसिक बुक्स को ही आधार बनाकर चलेंगे। एक और बात, 1857 की क्रांति को लेकर एक भ्रामक फैल गया था उस समय कि 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना डोमिनेंस बरकरार किया। तो अब 1858 यानी 100 सालों बाद अब अंग्रेजों का बोरिया बिस्तरा भारत से बंधने वाला है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीयों ने रोटी और कमल क्रांति के प्रतीक के तौर पर एक दूसरे को बांटे। अब हम देखेंगे कि क्रांति की शुरुआत या फिर शुरुआती चरण कैसे रहे होंगे। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होती है। पर इससे पहले क्या, पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि ये क्रांति 1857 की जो थी ये 10 मई से ही शुरू हुई थी, क्या इसके पहले भी कुछ घटनाएं थी? तो हाँ, इसके पहले कुछ घटनाएं थी। जैसे 29 मार्च को 29 मार्च को बैरकपुर में, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी में पड़ता, बैरकपुर में मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने विद्रोह किया। और विद्रोह के कई कारण भी थे। वो कारण अभी हम आगे बात करेंगे कि वो कारण में मंगल पांडे का एक जो विद्रोह, जो छावनी में जो चिंगारी मंगल पांडे ने लगाई, वो कैसे क्रांति में तब्दील हो गई। तो अभी हम इसको भी देखेंगे। फिलहाल हम देखेंगे अभी कि 1857 की क्रांति के क्या ऐसे कारण थे कि ये क्रांति इतनी तेजी से फैली। तो इसकी क्रांति कारण हम देखेंगे। तो इसके कारण कई थे, इसके कई कारण थे। उन कारणों में पहला कारण था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या? अंग्रेजों ने भारत से ही कपास के और रेशम के धागों का बंडल किलो के भाव भारत से ले जाकर यूरोप में, चूंकि 1850 में यूरोप में औद्योगिकरण हो चुका था। औद्योगिकरण का मतलब क्या है? मतलब ये है कि वहां बड़ी बड़ी मशीनें आ चुकी थी, बड़े बड़े कारखाने बन चुके थे। तो अगर मशीनें हैं तो वो मनुष्य के काम को आसान कर देती हैं। अब जो सूती कपास और रेशम के धागे वहां पहुंचे अंग्रेजों के पास, तो उन्होंने बंडल बंडल कपड़े बनाए और उन कपड़ों में भारतीय हथकरघों की तुलना में काफ़ी सुधार भी था। वो धागे बहुत ही बारीक भी होने लगे, उनकी बुनाई मजबूत होने लगी, जो कि आप चरखे से उतनी मजबूत बुनाई नहीं कर सकते, समय भी काफ़ी लगेगा। वो चीज़ें वहाँ नहीं हो रही थी, शुद्धिकरण काफ़ी तेज़ी से हो रहा था कपड़े में। और इसी की वजह से उन्होंने क्या किया कि वहाँ कपड़े की बुनाई करके भारत में लाकर वे पाट दिए बड़े पैमाने पर। चूंकि वे जो भारत से कपड़े वहाँ यूरोप में जाते थे, उन्होंने उस पर भारी टैक्स लगा दिया। और जब वे कपड़े भारत लेकर आते थे, चूंकि उन्हीं के कंट्रोल में भारत का प्रशासन था, तो उन्होंने यूरोप से आने वाले कपड़ों पर या किसी भी प्रोडक्ट पर टैक्स बहुत कम कर दिया। इसी वजह से ब्रिटिश ब्रिटिश जितना भी उनका प्रोडक्ट था लाकर भारत में उसको पाटने में उनको आसानी हो गई। और उनमें से एक प्रमुख कारण, आर्थिक कारण में ये भी था कि सूती कपड़े, रेशम, इन सब से भारत को पाट दिया। इसी को लेकर कार्ल मार्क्स ने 1853 में 1853 में कहा था कि सूती कपड़े के जनक राष्ट्र को ब्रिटिशर्स ने अपने मशीनों से निर्मित कपड़ों से पाट दिया। ये आर्थिक कारण भारत को काफी धक्का दिया। और इसी वजह से भारतीय, चूंकि भारत का जो मेन व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय था उस समय, वो हथकरघा चरखे से कपड़े बुनने का ही था। तो इससे काफी समस्याएं हुई। अब आगे एक और कारण इसमें था जो कि ठीक ठाक अहम भूमिका निभा गया। अगला कारण था सामाजिक
कारण, इसमें हम धार्मिक को मिक्स करके चलेंगे। अब ये कैसे इतना बड़ा कारण बना? इतना बड़ा कारण इस वजह से बना कि 1813 का, अगर आपने एक्ट पढ़ा है, नहीं पढ़े हैं तो हम आगे पढ़ेंगे। उस एक्ट में अंग्रेजों ने क्या किया कि जितना भी ईस्ट का क्षेत्र था यूरोप से, उसमें उन्होंने मुक्त व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, एक तरफा व्यापार। और उस एक तरफा व्यापार की वजह से क्या हुआ कि अंग्रेजों को भारी बढ़त मिल गई भारत में। दूसरा क्या उन्होंने किया, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने का परमिशन दे दिया। और इससे क्या हुआ कि भारत में तेजी से ईसाईकरण फैलने लगा। ये जो ईसाई मिशनरी आते थे, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से फंड पाते थे कि आप जाइए भारत में और वहां ईसाईकरण करिए। तो जो भी भारतीय ईसाई बन जाते थे, उन्हें सेना में या किसी भी सरकारी नौकरी में उन्हें पदोन्नति बहुत तेजी से मिलती थी। वहीं जो भारतीय या तो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, उन्हें पदोन्नति मिलती ही नहीं थी। सेना में तो सूबेदार पोस्ट से ऊपर जाने ही नहीं देते थे। ये एक अहम भूमिका बनी। और दूसरी बात ये थी कि 7 रुपये प्रति माह मिलता था सैनिकों को। हालांकि ये आगे अभी हम और पढ़ाई करेंगे, इसको डीप में देखेंगे अभी कि ये कैसे ये क्रांति में आग लगाने का काम किया। अब अगला एक कारण और देखेंगे। अगला जो कारण था वो राजनैतिक कारण था। अगला कारण राजनैतिक कारण था। राजनैतिक कारण में लॉर्ड वेलेस्ली और, अभी हम नाम नोट कर रहे हैं, अभी इनकी घटनाओं को देखते हैं, और डलहौजी, ये 1798 में सहायक संधि लेकर आया वेलेस्ली, और डलहौजी व्यपगत सिद्धांत लेकर आया। और ये लेकर आया था 1848 में। अब इन दोनों घटनाओं का क्या संबंध है? सहायक संधि के थ्रू वेलेस्ली ने कहा कि जितनी भारतीय रियासतें हैं, अगर वे अंग्रेज सैनिक अपने पास रखते हैं, और अंग्रेज सैनिक जो होंगे उनका खर्च तो रियासत के शासक ही उठा रहे होंगे, पर इससे क्या होगा, अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको सुरक्षा मुहैया कराएंगे। किसी और रियासत का अगर आप पर अटैक होने वाला है तो वो लड़ाई हमारे सैनिक लड़ेंगे, हम आपको एक तरीके से सुरक्षा मुहैया कराएंगे। और इसके तहत सबसे पहला जो राज्य था हैदराबाद के निजाम, जो इस सहायक संधि के थ्रू इनसे मिले। और दूसरा लॉर्ड डलहौजी, ये 1848 में व्यक्तिगत सिद्धांत लेकर आया। और इसने क्या कहा कि जितने भी शासक ऐसे हैं या रियासतें हैं जिनके पास उनके ब्लड के बच्चे नहीं हैं, तो उन्हें दत्तक, यानी हम गोद लिया हुआ बच्चा उत्तराधिकारी हम उनको नहीं मानेंगे। और उस समय चूंकि ये व्यक्तिगत सिद्धांत इस वजह से भी लाया गया कि उस समय झांसी, संभलपुर, सतारा, उदयपुर जैसे रियासतें जो थी, इनके पास दत्तक पुत्र थे उत्तराधिकार के रूप में। तो अंग्रेजों ने इस नीति के तहत काफी रियासतों को अपने कब्जे में लिया। सबसे पहले इन्होंने सतारा को अपने कब्जे में लिया। तो ये भी एक क्रांति में चिंगारी लगाने का ये भी एक काम किया था। अब हम आगे देखते हैं सैनिक कारण। अब हम देखेंगे कि सैनिक कारण कैसे इस क्रांति में आग लगाने का काम किया। सैनिक असंतोष। सैनिक असंतोष, पहली बात तो मासिक जो वेतन था वो 7 रुपए भारतीयों को मिलते थे उस समय मासिक। और वहीं जो भारतीय, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, वो ईसाई बन जाता था, उसकी तनख्वाह सीधे डबल कर दी जाती थी सिर्फ ईसाई हो जाने से, सेम पद पर। और उसी पोस्ट पर अगर कोई अंग्रेज है तो उसकी उनसे भी डबल कर दी जाती थी। और चूंकि भारतीयों को पदोन्नति भी नहीं मिलता था, ये भी एक समस्या थी कि इंसान, जो भारतीय जिस पद पर ज्वाइन कर रहा है, रिटायरमेंट तक उसी पद पर बना हुआ है, ये भी एक समस्या बनी हुई थी। और इसमें एक और समस्या थी कि आटे में जो गेहूं का या किसी का पिसान होता है, हम लोग देसी भाषा में कहते हैं, तो आटे में हड्डी का चूर्ण, हड्डी का चूर्ण, ये अफवाह फैली। अब ये अफवाह थी क्या थी ये नहीं पता, लेकिन अफवाह ही लिखे हैं इतिहासकारों ने, क्योंकि लेफ्टिस्ट ने ज्यादातर इतिहास लिखा हुआ है। तो आटे में हड्डी का चूर्ण ये काफी मात्रा में मिलाकर बनाई जाती थी, तो ये भी एक चिंगारी का काम किया। अगला, ब्राउन बेस की जगह, ब्राउन बेस जो गन थी इसके पहले, ब्राउन बेस राइफल की जगह
इन्होंने एनफील्ड राइफल लेके आई है। और इस एनफील्ड राइफल में एक समस्या ये थी कि इसके जो कारतूस थे उसको दांत से खींचकर, जो चमड़ी का लगा हुआ होता था उसको खींचकर उसके बाद वो बंदूक में डाली जाती थी। और वो चमड़ी जो होती थी वो या तो गाय के की चमड़ी होती थी या फिर सूअर की। तो इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों अंग्रेजों के खिलाफ गए। और 1857 की क्रांति के बारे में कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम एक साथ आए वैसा फिर कभी वो एक साथ आए भी नहीं पूरी भारत की क्रांति के समय। तो ये भी एक बहुत प्रमुख वजह बनी। अब सैनिक असंतोष हमने देख लिया। सैनिक असंतोष में ही एक और इसमें एक आयाम आ जाता है, उसको अभी देखते हैं। क्योंकि उस समय भारत में 3 इन्फेंट्री थी। भारत में उस समय 3 इन्फेंट्री थी। एक थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। दूसरी थी मद्रास प्रेसिडेंसी। और तीसरी थी बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी। अब समस्या कहाँ आई? ये क्रांति यहां से न शुरू होकर यहां से क्यों शुरू हुई? यहां से न शुरू होकर यहीं से क्यों शुरू हुई? जबकि अंग्रेज जब आए थे तो सबसे पहले वे या तो मद्रास प्रेसिडेंसी के थ्रू भारत में घुसना चाह रहे थे या बॉम्बे, पर वहां से उन्हें लगा कि प्रतिरोध काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है। फिर वे बंगाल प्रेसिडेंसी कलकत्ता की तरफ भाग कर आए थे। तो सबसे बड़ी जो समस्या उठी वो बंगाल से ही क्यों उठी? क्योंकि यहाँ जितने भी सैनिक थे वे लोकल सैनिक हुआ करते थे, वे बंगाल प्रेसिडेंसी के ही हुआ करते थे। तो अगर आप खुद ऐसे सोचिए, अगर एक ही समूह के, एक ही समुदाय के कई व्यक्ति हैं तो उनका एक साथ आना आसान होगा क्रांति करने के लिए। पर वहीं बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, यहाँ भिन्न भिन्न तरह के सैनिक थे, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए सैनिक थे। तो इसीलिए यहाँ से क्रांति नहीं उठ पाई। अब ये सैनिक असंतोष हो गया। अब इसके बाद हमने लगभग 4-5 कारण देख लिया कि 1857 की क्रांति उठने के क्या प्रमुख कारण रहे होंगे। अब कारण के बाद हम देखेंगे हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है। ये नस्लीय भेदभाव हमने देख ही लिया था। बाहरी घटनाएं, हाँ एक मुद्दा इसमें बचा हुआ है, बाहरी घटनाएं। बाहरी ऐसी क्या घटनाएं थी जिन्होंने भी क्रांति को चिंगारी दी? बाहरी घटना, ये इसमें से एक पहली घटना थी जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध था। ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 तक चला था। और दूसरा इसमें था क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध ये 1854 से लेकर 56 तक चला था। और तीसरा इसमें जो प्रमुख कारण था वो था पंजाब का। पंजाब का युद्ध था जो कि 1845 से 49 तक चला था। अब इसमें क्रीमिया के युद्ध में रूस के साथ साथ, मतलब रूस से जो लड़ाई किए थे वे थे ऑटोमन और ब्रिटिश और फ्रांसीसी। अब इस लड़ाई में क्या हुआ कि ब्रिटिश, ये जो ग्रुप था ऑटोमन, ब्रिटिश और फ्रांसीसी, इस ग्रुप को काफी धक्का लगा क्रीमिया के। और भारतीयों ने समझा कि यही सही अवसर है, अब हम अंग्रेजों को भारत से मारकर बाहर कर सकते हैं। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में क्या हुआ था कि इसमें अंग्रेजों को कोई बढ़त नहीं मिल पाई थी अफगानिस्तान पर। यह भी एक वजह बना भारतीयों के मनोबल का कि हम युद्ध में बढ़त बना सकते हैं। पंजाब में इन्होंने पंजाब का अधिग्रहण तो कर ही लिया था, राजा दिलीप को ब्रिटेन भेज दिया था पढ़ाई के लिए, पर इनका मनोबल यहाँ डाउन हो गया था पंजाब के युद्ध में, आंग्ल सिख युद्ध में। अब ये हमने बाहरी घटनाएं भी देख ली। इन सभी को मिलकर कहीं एक वजह नहीं थी, सिर्फ तत्कालीन कारण नहीं था ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल का आ जाना और उसमें कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होना, सिर्फ यही कारण नहीं था, इसके तमाम कारण थे और उन सभी कारणों को हमने देख लिया।
अब हमारा सब मिला जुला कर बचता है, एक और हम पहले देख लेते हैं, ये क्रांति असफल क्यों हुई। इसके बाद हम फैक्ट्स बचेंगे, फैक्ट्स को हम देख लेंगे। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फैक्ट्स समझ में आते हैं। असफलता के कारण। तो ये क्रांति, पहली बात तो असफल इसलिए हुई कि इस क्रांति की शुरुआत 31 मई को होनी थी और इन्होंने इसकी जगह पर 10 मई, इतना एक्साइटेड हो गए ये कि 10 मई को ही इन्होंने क्रांति की शुरुआत कर दी मेरठ से, जो कि तय सीमा से पहले थी। इसका एक और कारण था कि भावी प्लान कुछ नहीं था कि अगर हमने भारत से अंग्रेजों को बाहर कर दिया तो उसके बाद क्या, अगर अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो हम भारत पर किस तरह से शासन करेंगे, इन सब चीजों की कमी थी। भावी प्लानिंग नहीं थी। इसका एक अगला और कारण था कि एक साथ पूरा देश नहीं आया, पूरा देश एक साथ नहीं आया। अब इसका क्या कारण है, इसको हम कैसे जानेंगे। पहली बात तो 1/4 मतलब 25% क्षेत्र ही इस क्रांति में शामिल हुआ और 10% जनसंख्या ही इसमें, इस क्रांति में शामिल हुई। तो ये भी एक बड़ी वजह बना असफलता का। अब इसमें और भी दो एक असफलता के कारण हैं, वो भी देख लेते हैं, जिससे हमारी पकड़ बन जाए कि असफलता हमें मिली ही क्यों इस क्रांति में। एक और बात यहाँ आती है कि जितने भी राजे और रजवाड़े थे, राजे रजवाड़े, ये बड़े पैमाने पर इस क्रांति के खिलाफ खड़े थे और इसमें शामिल थे पटियाला के शासक, पटियाला के शासक, अगले थे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, ये कहा जाता है कि अगर ग्वालियर के सिंधिया इस क्रांति में शामिल हो गए होते और इंदौर के होलकर इस क्रांति में शामिल हो गए होते तो अंग्रेज भारत छोड़कर 1857 में ही चले गए होते, क्योंकि इनकी पकड़ इतनी थी, इनके पास पर्याप्त सेना थी। पर ये, चूंकि इनको लग रहा था कि ये ज़्यादा सेफ ब्रिटिश काल में है और इनको लग रहा था कि ये छोटी मोटी क्रांति है, अगर इसको दबा दिया गया और हमने अंग्रेजों को सहयोग दिया तो भविष्य में शायद अंग्रेज हमें स्वतंत्र कर दें, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इसमें और भी लोग थे, पर प्रमुख लोगों को हमने देख लिया जो जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये तो थी हमारे असफलता के कारणों में कि हम, ये क्रांति हमारी असफल क्यों हुई। अब हम एक नज़र में जल्दी जल्दी देख लेते हैं फैक्ट्स को कि क्या ऐसे फैक्ट्स हैं। हाँ, एक और थी जो सैन्य असंतोष में था कि सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856, जिसमें ये अनिवार्य कर दिया गया कि जितने भी भारतीय सैनिक होंगे उन्हें समुद्र पार भी जाना होगा। अब समुद्र पार जाने से क्या मतलब, उसके पहले भारतीयों में ये विश्वास था कि समुद्र तो सिर्फ और सिर्फ राक्षस ही पार करते हैं। और चूंकि बंगाल प्रेसिडेंसी से क्रांति उठी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे ज़्यादा या ब्राह्मण, ठाकुर और भूमिहार, यही 3 वर्ग ही थे सैनिक जो वहाँ थे और ये तीनों उच्च जाति के थे। इसलिए भी ये इस क्रांति में आगे आए और क्रांति में बढ़ चढ़ सहयोग दिया अंग्रेजों को भारत से भगाने का। एक और कारण था धार्मिक पाबंदी, धार्मिक चिन्ह धारण करना जो था। जितने भी पहले सैनिक थे वे अपना धार्मिक चिन्ह धारण करते थे, पर जैसे ही नई सरकार आई अंग्रेजों की जो कि आधुनिक थी, तो इन्हें लगा कि अब हम धार्मिक चिन्ह भी नहीं पहन पाएंगे और इससे काफ़ी समस्याएं बढ़ेंगी। ये भी एक चिनगारी का काम किया। आर्थिक शोषण तो हमने बात कर ही ली क्या था। क्रांति का प्रतीक चपाती और कमल के फूल, ये भी हमने देख लिया। अफवाह देख ली कि 1757 में शुरू हुआ है, 100 वर्ष हो गए हैं, 1857 में अंग्रेजों का बोरिया बिस्तरा भारत से बनने वाला है। अब तात्कालिक कारण भी हमने देख लिया कि इनफील्ड राइफल में कारतूसों को दांत से काट कर खोलना पड़ता था,
तो ये र्यूमर था कि गाय और सुअर के चर्बी, इसमें चर्बी या मांस इसके ऊपर लगे हुए हैं, तो इससे मुस्लिम और हिंदू दोनों खिलाफ हो गए। और आटे में हड्डी के चूरन मिलाए जाते थे, तो ये भी हमने देख ही लिया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने 34वीं इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया था, ये भी हमने देख लिया। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। उसके बाद 6 मई को मेरठ में 85 सैनिकों ने कारतूस का विरोध किया। और इस विरोध के बाद क्या हुआ, सैनिकों ने क्या किया कि सैनिकों ने कहा कि जितने भी भारतीय सैनिक हैं उनका शस्त्र जमा करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर ये विद्रोह पर आएंगे तो ये हमारे ही शस्त्रों से हमारे ऊपर ही अटैक करेंगे। तो और दूसरा प्रावधान इन्होंने किया कि 10-10 साल का कारावास दो जो सैनिक विद्रोह करे। तो उसके बाद 6 मई का, ये जो 1857 6 मई का जो घटना थी मेरठ में 85 सैनिकों का, और इन सभी को गिरफ्तार करके 10-10 साल की सजा दे दी गई। उसके बाद भारतीय सैनिकों से उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में जितने थे उनसे उनके शस्त्र वापस लिए जाने लगे। ये घटना अच्छे तरीके से, मतलब अच्छा खासा प्रभाव बनाती है 10 मई को मेरठ से जो सैनिक उठे और ये दिल्ली की तरफ गए। दिल्ली जाकर इन्होंने कर्नल रिपले की हत्या कर दी। कर्नल रिपले की हत्या करने के बाद ये दिल्ली पर कब्जा कर लिए। देखिए, कर्नल रिपले की हत्या कर दी। और इसके बाद दिल्ली इन्फेंट्री के जो सैनिक थे, इन्होंने अपने एजेंट साइमन फेजर की हत्या कर दी और दिल्ली पर पूर्ण तरीके से कब्जा कर लिया। दिल्ली पहुंचने के बाद सांकेतिक नेता उस समय के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को इन्होंने बनाया। और बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर की न तो पकड़ थी इस क्रांति के ऊपर जो सैनिक आए हुए थे, और न ही किसी को वो जानते थे। वैसे बख्त खान जो थे, ये पूरा कंट्रोल बख्त खान के हाथ में ही था। वास्तविक नियंत्रण जो था जनरल बख्त खान के था। इन्होंने एक समिति बनाई थी 10 सदस्यों की, जिसमें से 6 सैनिक थे और 4 साधारण नागरिक थे। विद्रोह के जो प्रमुख केंद्र रहे हैं, जैसे अवध या लखनऊ में तो समानांतर सरकार भी बना दिया था बेगम हजरत महल ने। उन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को उत्तराधिकारी घोषित करके नवाब भी घोषित कर दिया था लखनऊ का। अब कानपुर हम देख लेते हैं। कानपुर में नाना साहेब थे जो कि पूना से लाए गए थे, और ये बाजीराव द्वितीय के पौत्र थे नाना साहेब। तो ये पेंशन पर कानपुर भेज दिए गए थे, और इन्हीं के साथ तात्या टोपे मिलकर कानपुर से क्रांति का नेतृत्व करते हैं। और अवध के बारे में एक और बात है कि अवध में लगभग 1.5 लाख लोगों ने क्रांति में भाग लिया, जिसमें से 1 लाख सिविलियंस ही थे। और इस क्रांति को दबाने में सर हेनरी लॉरेंस और सर कॉलिन कैंपबेल भारी मात्रा में अंग्रेजों के दस्ता था, उसको लेकर लखनऊ के आंदोलन को, क्रांति को दबाया। गोरखा रेजिमेंट, एक सबसे बड़ी बात यह है कि गोरखा रेजिमेंट जो था, इस क्रांति के बाद अंग्रेजों ने गोरखा के बारे में कहा कि ये लड़ाकू हैं। क्यों? क्योंकि गोरखा रेजिमेंट जो था, इन्होंने बढ़ चढ़कर अंग्रेजों का सपोर्ट किया था क्रांति को दबाने में, दमन करने में। कानपुर से जनरल व्हीलर ने आत्मसमर्पण किया जब ये क्रांति अपने चरम पर गई। अब झांसी को हम देखते हैं। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई ने जब कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, इसके बाद ही ये क्रांति शुरू हुई थी। सर ह्यूरोज जो विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष थी, ये सर ह्यूरोज ने क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था। अब हम देखते हैं बरेली से नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। खान बहादुर खान के पास लगभग 40,000 सैनिकों का दस्ता था। उसका नेतृत्व उन्होंने लंबे समय तक अंग्रेजों के विरुद्ध किया। और अगला बिहार, ये बिहार में इन्होंने केंद्र बनाया हुआ था क्रांति का, जगदीशपुर को। वहां से कुंवर सिंह जो कि लगभग 70 वर्षीय थे, इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था इस क्रांति को। उसके बाद हम फैजाबाद देखते हैं। फैजाबाद और बागपत मिलाकर था। मौलवी अहमदुल्ला, इन्होंने फैजाबाद से क्रांति का नेतृत्व किया। शाह अहमल, ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में आप लोग जरूर पढ़ाई करिएगा आगे जाके, क्योंकि मैं यहाँ इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता। ये अच्छे, मतलब दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, जब आप पढ़ेंगे तो आपकी रुचि इनके बारे में ज़्यादा बढ़ जाएगी। इन्होंने 84 गांवों को, एक एक गांव ये जाते थे, वहाँ से जितने भी अधिक से अधिक लोग मिल पाए उनको संगठित करके
वे सैनिक बनाते थे और अंग्रेजों के खिलाफ उनका इस्तेमाल करते थे। तो इनको जनरल डनलप ने मार दिया था, पकड़ के फांसी दे दी थी। अब अगला बनारस और इलाहाबाद। ये विद्रोह का निर्मम दमन जो हुआ था जनरल नील ने किया था बनारस और इलाहाबाद में। ये निर्मम दमन जो हुआ वो दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद और पंजाब में हुआ था। पंजाब में तो तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया जाता था जितने क्रांतिकारी थे। और इलाहाबाद और बनारस में क्या हुआ कि जो नागरिक होते थे उनको भी फांसी पर चढ़ा दिया जाता था और उनको लटकाया जाता था पेड़ों पर। एक समूह में 10-15 लोग एक ही पेड़ पर लटके हुए हैं, जिससे भयावहता बरकरार रहे लोगों में, वे आगे बढ़कर क्रांति में शामिल होने का सोचे भी नहीं। अब अगला विफलता के कारण। ये सब हमने देख ही लिया कि निश्चित सीमा से पहले ही शुरू हो गया था। शस्त्रार्थों को जमा करा लिया, शस्त्रों को जमा कराने लगे सैनिकों के अंग्रेज, तो ये भी एक वजह बनी। क्योंकि हाँ, एक चीज इसमें छूट गया था कि अंग्रेजों के पास तोप और लंबी दूरी की बंदूकें थीं, पर्याप्त हथियार थे, पर वहीं भारतीयों के पास सिर्फ तलवार और भाला था। इस वजह से भी ये आंदोलन अंग्रेजों के फेवर में गया, क्रांति का दमन उन्होंने कर लिया। और दूसरी बात हमने ये भी देखा कि दक्षिण भारत, पंजाब का अधिकांश हिस्सा अछूत रहा। केवल 25% क्षेत्र और 10% जनसंख्या ही इसमें शामिल हुई। ये सब हमने पहले ही देख लिया था। अब एकता का अभाव, विश्वास, ये सब भी तो हमने पहले ही देख लिया है कि सभी वर्गों का शामिल न होना। इसमें जो आधुनिक शिक्षक थे वे भी शामिल नहीं हुए, जो बड़े जमींदार थे, जो बड़े महाजन थे, वो भी इसमें शामिल नहीं हुए। देसी राजाओं का देशद्रोह, जिसमें ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर, पटियाला के शासक, ये सब थे जो अंग्रेजों के फेवर में ही बरकरार रहे। पटियाला, कश्मीर के महाराजा, ये सब थे जो अंग्रेजों के साथ ही रहे और क्रांति का विरोध किया। सांप्रदायिकता का खेल, हाँ, ये चीज हमसे मिस हुआ है। अंग्रेजों ने मराठों, सिखों और गोरखाओं को बहादुर शाह जफर के खिलाफ भड़काया। और भड़काया कैसे? उन्होंने कहा कि जब इस क्रांति पर पकड़ बन जाएगी बहादुर शाह जफर यानी मुगल शासक की, और अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे, तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का कहना है कि जितने भी सिख हैं, जितने भी गोरखा हैं और जितने मराठा हैं, इन सबको पकड़ पकड़ कर काट दिया जाएगा, क्योंकि ये अंग्रेजों के फेवर में अपना स्टेटमेंट जारी किए हैं, अंग्रेजों के साथ हैं, असला बारूद के साथ भी। तो इस वजह से भी जो मराठे थे और सिख थे और गोरखा, ये अंग्रेजों के साथ आ गए थे इस क्रांति में। अब विद्रोह की प्रकृति, इतिहासकारों का मत, ये थोड़ा एक बढ़िया चीज है जानने के लिए। इसमें औपनिवेशिक दृष्टिकोण, जो लेफ्टिस्ट जो थे उस समय, जो अंग्रेजों के फेवर में जिन्होंने बोला, उसमें सर जॉन सीले थे, जिन्होंने कहा पूरी तरह से एक देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था ये। और अन्य समर्थक इसमें ट्रेवेलियन, होम्स, रॉबर्ट्स भी हैं जो अपना व्यू पॉइंट रखते हैं। सबसे न्यूट्रल व्यू पॉइंट इसमें दिया है आरसी मजूमदार ने। मजूमदार साहब ने कहा, न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता और स्वतंत्रता संग्राम था ये। मतलब उनका कहना था कि 1857 की क्रांति न तो राष्ट्रीय थी, क्योंकि इसमें सबका अपना निहित स्वार्थ छिपा हुआ था, और न ही ये स्वतंत्रता संग्राम था, क्योंकि पूरा देश इसमें शामिल नहीं हुआ, सिर्फ महज 25% क्षेत्र और 10% जनसंख्या शामिल हुई इसमें। अगला ये था कि सबसे बड़ी बात तो ये कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो अंग्रेजों के फेवर में ही थे, और आधुनिक शिक्षक जो थे वो तो बिल्कुल शामिल ही नहीं हो रहे थे क्रांति में। तो ये सब भी वजहें बनी। और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, जिसमें विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर साहब ने कहा, स्वधर्म और स्वराज्य के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था ये। और बिपिन चंद्र, जो कि बहुत बड़े इतिहासकार हैं, विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था 1857 की क्रांति के बारे में। बाकी और उतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर आना भी होता है तो यहीं से। नेहरू जी भी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से ही इस आंदोलन को देखते हैं। उनका भी कहना था कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। परिणाम, सत्ता और सेना में परिवर्तन। परिणाम इसका ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन उठाकर दे दिया गया था ब्रिटिश क्राउन को। 1858 का जो एक एक्ट आया था, उस एक्ट के बाद। और इस एक्ट को प्रयागराज के मिंटो पार्क में लॉर्ड कर्जन ने पढ़ा था। और दूसरा परिवर्तन क्या हुआ कि पहले जो गवर्नर होते थे, उस गवर्नर को वायसराय में तब्दील कर दिया गया,
और आखिरी गवर्नर भी लॉर्ड कर्जन था और पहला वायसराय भी लॉर्ड कर्जन ही बना। अब इसके बाद एक और चीज है जो आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद। क्योंकि 1857 की क्रांति जिस समय हुई, निहित स्वार्थों पर हुई थी, सबका अपना अपना एक बेस था इस क्रांति में शामिल होने का। किसान, व्यापारी और छोटे जो SC ST वर्ग के थे, ये शामिल इसलिए हुए थे, इन्हें अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए था, क्योंकि अंग्रेज इन पर दबाव बनाते थे, शोषण करते थे। SC ST OBC वर्ग पर तो इनका इस कदर दबाव था कि ये श्रम बलपूर्वक लेते थे और काफी कम पैसे देते थे उसके श्रम के बाद। दूसरा एक और सबसे बड़ा कारण ये बना कि आत्मबल में वृद्धि, अंग्रेजों के अपराजय होने का भ्रम टूट गया। इसके बाद अंग्रेजों को ये लग गया कि जब भी भारतीय एक मुष्ट होकर एक साथ आएंगे तो हमारा साम्राज्य खतरे में हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कहा जाता है कि विद्रोह ने साबित किया कि दोनों समुदाय एक साझा शत्रु के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं, और यही था कि इसके बाद फिर कभी हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई भी नहीं दी भारत में। राष्ट्रवाद की प्रेरणा 1857 के बाद ही जो आधुनिक राष्ट्रवाद टर्म है ये भारत में आया। उसके पहले राष्ट्रवाद जैसा, नेशनलिज्म जैसा कोई टर्म भारत में नहीं था, हम इससे परिचित नहीं थे। तो चलिए, धन्यवाद।